हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल कंपनी को बनाने का आइडिया से लेकर $3 ट्रिलियन तक की कंपनी बनने का सफर और साथ साथ स्टीव जॉब्स की दर्दनाक कहानी आपको आज बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एप्पल की जर्नी और स्टीव जॉब्स की दर्दनाक कहानी। दोस्तों, एप्पल की शुरुआत 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वैने ने की थी। इससे पहले कि थोड़ा आगे बढ़े, हम इन तीनों के बैकग्राउंड और ये आपस में कैसे मिले ये जान लेते हैं। सबसे पहले स्टीव जॉब्स के बारे में बात करते हैं। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में जन्मे थे। उनके माता पिता जुआन कैरोल शिबल और अब्दुल्ला फतेह जंदाली ने उनको पेलो अल्टो कैलिफोर्निया में अडॉप्ट किया था। जॉब्स ने होमस्टेड हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और फिर रीड कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया बिना डिग्री कंप्लीट किए। स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर में इंटरेस्ट बचपन से था और उन्होंने अपने टीन एज ईयर में हेवल्ट पैकर्ड में समर इंटर्नशिप किया 1976 में। अब स्टीव वोजनिक के बारे में बात करते हैं। वोजनिक का जन्म 11 अगस्त 1950 में सैन जोस कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका पूरा नाम स्टीफन गैरी वोजनिक है। वोजनिक ने बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रखा और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वोजनिक ने एप्पल के लिए कंप्यूटर्स के डिजाइन और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले। उनकी टेक्निकल स्किल्स और क्रिएटिविटी ने एप्पल को अर्ली सक्सेस दिलाया। वोजनिक ने 1985 में एप्पल से रिजाइन किया और फिर एजुकेशन और फिलैंथ्रोपी में अपना समय बिताया। अब रोनाल्ड वैने के बारे में बात करते हैं। रोनाल्ड वैने 17 मई 1934 में जन्मे थे और उनका जन्म काला न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क, यूएसए में हुआ था। वैने ने एप्पल के शुरुआती दिनों में कंपनी के को फाउंडर के रूप में काम किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए और कंपनी से अलग हो गए। उनका योगदान एप्पल की शुरुआत में ही रहा, इसलिए उनका नाम जॉब्स और वोजनिक के कंपैरिजन में कम फेमस है। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वैने सभी सिलिकॉन वैली में इलेक्ट्रॉनिक्स थे। जॉब्स और वोजनिक शुरुआत में हेवल्ट पैकर्ड कंपनी में काम करते थे, जबकि रोनाल्ड वैने एक फ्रीलांस ग्राफिक आर्टिस्ट और हमारी जानकारी के अनुसार एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। स्टीव जॉब्स और वोजनिक कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों होमब्रू कंप्यूटर क्लब में भी मिलते थे और वहां दोनों एक दूसरे से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडिया शेयर करते थे। स्टीव जॉब्स ने वोजनिक से एक कंप्यूटर बनाने का आइडिया शेयर किया और वोजनिक ने स्टीव जॉब्स को एक फुल्ली असेंबल्ड सर्किट बोर्ड दिखाया जो उन्होंने खुद डिजाइन किया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर एप्पल इंक की स्थापना की। रोनाल्ड वैने, जो कि स्टीव जॉब्स से सीनियर थे, उन्होंने स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक से कॉन्टैक्ट किया था हेवल्ट पैकर्ड कंपनी में काम करते वक्त। रोनाल्ड वैने शुरुआत में एक एडवाइजरी रोल में कंपनी में शामिल हुए थे और उन्होंने कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रोनाल्ड वैने ने अपने हिस्से के शेयर बेच दिए और कंपनी से अलग हो गए। उनको ये चिंता थी कि एप्पल की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और आगे चलकर उनको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वैसे एप्पल कंपनी बनाने का मेन तौर पर आइडिया स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक का था। ये आइडिया उनका पैशन भी था। उनका विजन था एक यूजर फ्रेंडली पर्सनल कंप्यूटर बनाने का जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, और इस विजन के साथ उन्होंने एप्पल को स्थापित किया 1 अप्रैल 1976 को। तो इस तरह एप्पल की शुरुआत हुई। दोस्तों, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ने पहली बार गैराज में अपने पर्सनल कंप्यूटर एप्पल 1 को डेवलप किया, जो कि एक रिवोल्यूशन था पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में। इसके बाद 1977 में एप्पल 2 को लॉन्च किया गया, जो ये मार्केट में सक्सेसफुल रहा और एप्पल को एक प्रोमिनेंट प्लेयर बनाया। 1980 में एप्पल ने एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो एप्पल 3 के नाम से जाना जाता है। एप्पल 3 एक पर्सनल कंप्यूटर था जो एप्पल 2 के सक्सेसफुल के रूप में डेवलप किया गया था। इसमें एडवांस फीचर और कैपेबिलिटी ऐड की गई थी, जैसे कि एक बिल्ट इन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और एक इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ बेसिक प्रोग्राम लैंग्वेज। लेकिन एप्पल 3 का लॉन्च डिसअपॉइंटिंग रहा। इसके कुछ मेन रीजन थे, जैसे कि एप्पल 3 में इनिशियली हार्डवेयर इशू थे, जैसे कि ओवरहीटिंग और सोल्जरिंग प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम में क्रैशेस और रिलायबिलिटी इशू आए
और एप्पल 3 का प्राइस एप्पल 2 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा था, जो कि कस्टमर को डिस्करेज करता था। इसके अलावा इस समय में कंपटीटर जैसे कि IBM अपने ओवन पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में ला रहा था, जो कि एप्पल 3 के लिए कंपटीशन क्रिएट करते थे। इन सभी फैक्टर के साथ एप्पल 3 का इनिशियल लॉन्च फेल हो गया। वैसे बाद के वर्जन में कुछ इंप्रूवमेंट की गई, लेकिन इसके इनिशियल प्रॉब्लम ने एप्पल 3 के सेल्स और रेपुटेशन को अफेक्ट किया। अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ने एप्पल को 1985 में छोड़ दिया। इस डिसीजन के पीछे कई रीजन थे दोनों के, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ स्टीव जॉब्स की। जैसे कि स्टीव जॉब्स का उनके फेलो एग्जीक्यूटिव के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट था, यानी कि उनके बीच में थोड़ा बहस होती रहती थी, खास तौर पर एप्पल के उस टाइम के CEO जॉन स्क्यूली के साथ। जॉब्स को लगता था कि कंपनी के मैनेजमेंट में उनकी क्रिएटिविटी को और विजन को समझने की कमी है, यानी उनके काम को छोटा आंका जा रहा है। और स्टीव जॉब्स को लगता था कि कंपनी के दिशा निर्देश में उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। उनको अपने आइडिया और विजन को खुलकर बताने की पूरी फ्रीडम चाहिए थी, और वो हो नहीं पा रही थी। दोस्तों, कुछ मेन प्रोजेक्ट जिनमें स्टीव जॉब्स मेन तौर पर इन्वॉल्व थे, उनके फेल होना भी उनके लिए डिसअपॉइंट था। जैसे कि एप्पल लीजा और एप्पल मैकिंटोश, यानी एप्पल थर्ड का फेलियर भी था। और इसके अलावा कंपनी के परफॉर्मेंस में एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं हुई। तो इन सब वजह से एप्पल के बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को कंपनी के मैनेजमेंट से रिमूव कर दिया, जिससे उन्हें एक झटका सा लगा और उनका कॉन्फिडेंस कंपनी के लीडरशिप में कम हो गया। इन सब रीजन के साथ स्टीव जॉब्स ने अपना रेकग्नाइजेशन दिया और एप्पल को छोड़ दिया। एप्पल से अलग होने के बाद स्टीव जॉब्स ने दूसरे वेंचर्स के साथ काम किया, जिसमें पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो भी शामिल है। लेकिन स्टीव जॉब्स का पैशन और डेडिकेशन एप्पल के लिए ही बना रहा। फिर स्टीव जॉब्स के कंपनी छोड़ने के बाद एप्पल ने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन उनमें कुछ खास सक्सेस हासिल नहीं हुई एप्पल को। जैसे कि एप्पल ने 1999 में एक पोर्टेबल मैकिंटोश कंप्यूटर लॉन्च किया, लेकिन इसका हैवी वेट और हाई प्राइस इसको मार्केट में सक्सेसफुल बनाने में कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद 1993 में न्यूटन मैसेज पैड, एक अर्ली फॉर्म ऑफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA, जो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करता था, लेकिन इसकी मार्केट में लिमिटेड ही मांग थी और सेल बहुत लो रही। फिर 1995 में एप्पल ने पावर मैकिंटोश 5200, 6200 और 7200 सीरीज लॉन्च की, जो कि पावर PC आर्किटेक्चर पर बेस्ड थे। लेकिन कंपटीशन के कंपैरिजन में इनका परफॉर्मेंस और प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं था। इन प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद एप्पल के फाइनेंशियल कंडीशन और मार्केट शेयर में डिक्लाइन आया और एप्पल का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद 1997 में स्टीव जॉब्स ने दोबारा कंपनी में कमबैक किया और एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च किए। दोस्तों, 1997 में एप्पल का रेवेन्यू $7.1 बिलियन था और स्टीव जॉब्स के कमबैक के बाद उनका पहला प्रोडक्ट iMac था, जो 1998 में लॉन्च किया गया। iMac एक कलरफुल ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर था, जिसने एक नए डिजाइन और यूजेबिलिटी का स्टैंडर्ड सेट किया। इस लॉन्च के बाद एप्पल को नया मोमेंटम और सक्सेसफुल मिला, जो कि लगातार जारी रहा। फिर इसके बाद स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल ने एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो कि सक्सेसफुल होते गए। फिर 29 जून 2007 को स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल ने वो सीरीज लॉन्च की जो आज भी लगातार जारी है, यानी कि अपना पहला आईफोन। इस प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और फिर कभी एप्पल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए, जैसे कि 2008 को आईफोन 3G, 2009 में आईफोन 3GS, 2010 में आईफोन 4, ऐसे ही ये सक्सेसफुल सीरीज चलती रही। दोस्तों, एप्पल का जो गोल्डन पीरियड चलता रहा, लेकिन फिर स्टीव जॉब्स ने अपनी आखिरी प्रोडक्ट लॉन्च किया, iPad 2। iPad 2 को स्टीव जॉब्स ने 2 मार्च 2011 को लॉन्च किया था। इस लॉन्च इवेंट में स्टीव जॉब्स ने iPad 2 की अनरिवीलिंग की और उसके फीचर और इंप्रूवमेंट्स को शोकेस किया। इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद स्टीव जॉब्स द्वारा पब्लिक में शो नहीं हुए, क्योंकि 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की डेथ होगी। उनकी डेथ पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के कॉम्प्लिकेशन से हुई थी, जो उनकी हेल्थ को मेन रूप से डैमेज कर रहे थे। स्टीव जॉब्स ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज भी करवाया था, लेकिन उनकी हेल्थ धीरे धीरे और भी बिगड़ती गई। उनकी मौत उनके कैलिफोर्निया के घर में हुई थी, जहां उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां बिताई। स्टीव जॉब्स की डेथ टेक्नोलॉजी फील्ड ही क्या, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद एप्पल के CEO के रूप में टिम कुक ने जगह ली।
टिम कुक ने सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 अगस्त 2011 को ऑफिशियली संभाली थी, क्योंकि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही इस पोजीशन में टिम कुक को प्रमोट किया था। और टिम कुक ने पहले से ही एप्पल में इंपोर्टेड पोजीशन में काम भी किया था और उनको कंपनी के ऑपरेशंस और कल्चर का अच्छी तरह से ज्ञान था। और फिर दोस्तों इसके बाद की कहानी आप सबको पता है कि कैसे आईफोन 6, 7, 8, 11, 12, 13 और 14 लॉन्च हुए। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं बन गई। एक गैराज से शुरुआत करने से लेकर $3 ट्रिलियन तक एप्पल ऐसे ही नहीं आ गया, क्योंकि इसकी शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ा एप्पल को इतनी बड़ी कंपनी बनाने में। जैसे कि शुरुआत में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वैने को कंपनी के लिए फंडिंग अरेंज करना मुश्किल था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ने अपनी पर्सनल सेविंग का भी यूज किया था, लेकिन शुरुआती इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें इन्वेस्टर को कन्विंस करना पड़ा था। स्टीव जॉब्स ने भी कई वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच किया, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर को उनका विजन समझने में समय लग गया और कुछ हाथ नहीं लगा। फाइनली उन्हें माइक मैर्कुला जैसे इन्वेस्टर मिल गए, जिन्होंने उनको शुरुआती फंडिंग दी और इसके अलावा भी और बहुत योगदान दिया। एप्पल के शुरुआती दिनों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कई टेक्निकल चैलेंज आए। स्टीव वोजनिक ने एप्पल 1 कंप्यूटर को डिजाइन किया था, लेकिन इसका मास प्रोडक्शन के लिए तैयार करना और मार्केट के लिए रेडी बनाना बहुत चैलेंजिंग काम था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सिलेक्शन। दोस्तों एप्पल को 1970 के शुरुआती दिनों में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत हाई मिला। एप्पल को एस्टेब्लिश प्लेयर जैसे कि IBM और माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट कंपीट करना पड़ा। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश करना और कस्टमर का विश्वास जीतना मुश्किल था, लेकिन इनोवेटिव डिजाइन और यूजर फ्रेंडली अप्रोच ने उन्हें कंपीटिटिव एडवांटेज दिया शुरुआती दिनों में। और शुरुआती दिनों में एप्पल के फाउंडर के बीच कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी आए, जिसकी वजह से रोनाल्ड वैन ने कंपनी से जल्दी एग्जिट किया था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक के बीच भी काफी समय तक अलग अलग ओपिनियन रहे, लेकिन अल्टीमेटली उनके शेयर विजन ने कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाया। इसके अलावा दूसरा, प्रोडक्ट के मास प्रोडक्शन के लिए तैयार करना और उनको मार्केट तक पहुंचाना भी एक चैलेंज था। जॉब्स और वोजनिक को शुरुआती मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कुछ दिक्कतें आई, जैसे कि कंपोनेंट्स की प्रोक्योरमेंट और असेंबली लाइन सेटअप करना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप किए और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन एस्टेब्लिश किया। तो ये कुछ दिक्कतें थी जो एप्पल को झेलनी पड़ी, यानी एप्पल की शुरुआत ही बहुत अलग टाइप की हुई थी। तो दोस्तों स्टीव जॉब्स तो 2011 में चल बसे और बाकी दो को फाउंडर में से एक स्टीव वोजनिक आज 73 साल के हो चुके हैं, और रोनाल्ड वैनो जिन्होंने सिर्फ 12 दिन के बाद कंपनी को छोड़ दिया था, वो आज 99 साल के हो चुके हैं। आपको एप्पल की कहानी और स्टीव जॉब्स की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो गई है वो कमेंट में आप बताना जरूर, और नेक्स्ट स्टोरी आप किस कंपनी पर सुनना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना फोन बाज को, और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।